गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारी कक्षा 10वीं का विज्ञान 1। और हमारा जो पाठ है उसका नाम है बेटा लेंस और लेंस के उपयोग। पाठ नंबर 7 जो कि हम लोग देख रहे हैं। और अभी तक जितना पोर्शन हमने देखा हुआ है वहाँ तक हमने मानव नेत्र और लेंस का कार्य के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की हुई है। आज हम लोग विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे और विस्तृत इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को मानव नेत्र और लेंस का कार्य के बारे में बता दूं कि इसको इंग्लिश में ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस कहते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी ये जानकारी बताई थी। यदि आपको परीक्षा में लेंस मानव नेत्र तथा मानव नेत्र की रचना पूछी जाती है तो ये जो ऊपर दी हुई आँख है वो आपको वो ड्रॉ नहीं करनी है बेटा, ठीक है। आपको क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको जो दूसरा एक ये जो चित्र बताया गया है उसकी आकृति आपको यहाँ पे बनानी होगी, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये आकृति में गोल अंडाकृति आकार इस तरह से बनाना है कि इसके मध्य में आपको एक पुतली बनानी है। पुतली के बाहर यहाँ पे बुभुड़ या परितारिका बनानी है। फिर आपको पुतली के अंदर नेत्र लेंस के नाम से उसको दर्शाना है। फिर इसके बाहर पारपटल बनाना है। और पारपटल के बाद ये 4 नाम हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक दृढ़ पटल यानी कि श्वेत पटल मिलेगा बाहरी भाग में पीले रंग का। और उसी के ऊपर यहाँ पे रोमक कोशिकाएं लगी हुई होती हैं। ये रोमक कोशिकाएं को भी आपको यहाँ पे दर्शाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये रोमक कोशिकाओं को बनाने के बाद ये स्नायु बनाने हैं बेटा। ये 2 स्नायु बनने के बाद आपको सबसे पीछे रक्तवाहिनियाँ बनानी है। यहाँ पे ये देखिए लाल रंग की रक्तवाहिनियाँ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके मध्य में एक दृष्टिबिंब आपको बनाया हुआ बताया गया है। फिर यहाँ पे सबसे आखिरी में नेत्र चेता बनाया गया है। और सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे नेत्र पटल, जहाँ पर हमारी आकृति या फिर देखने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो हमारा नेत्र पटल है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे इस भाग का साबित होने वाला है। इसका नाम है बेटा नेत्र पटल, ठीक है। अब ये नेत्र पटल के बारे में जानकारी लेने से पूर्व हम लोग सबसे पहले तो मानव नेत्र पर जो आकृति में जो नामांकित हमने भाग देखा उसके बारे में अभी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि मानव नेत्र और लेंस का कार्य में मानव नेत्र पर एक अत्यंत पतली पारदर्शक झिल्ली होती है, उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। मतलब मानव नेत्र में एक पतली सी एक पारदर्शक झिल्ली होंगी बेटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वच्छ मंडल कहेंगे। जैसे कि आकृति 7.11 में आपको दिखाया गया है, इस पटल से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। जैसे कि आप लोग को बुबुड़ या परितारिका जो बोला गया ना बेटा, वहीं से हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन इसी पारदर्शक पटल अर्थात स्वच्छ मंडल द्वारा होता है। मतलब हमारे नेत्र में जो भी प्रकाश किरणें प्रवेश करेगी उसका अधिकतम अपवर्तन पारदर्शक पटल यानी कि स्वच्छ मंडल से ही होता है। यदि ये हमारा पटल पारदर्शक या स्वच्छ नहीं हो तो हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकतम अपवर्तन नहीं कर पाएगी। इसके पीछे एक गहरा डायफ्राग्म यानी कि पेशीय होता है, उसे परितारिका कहते हैं। मतलब इसके पीछे क्या होगा बेटा, एक डायफ्राग्म यानी कि गहरा पेशीय भाग आपको वहाँ पे दिखेगा, उसे हम लोग परितारिका कहेंगे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में परितारिकाओं का रंग भिन्न भिन्न होता है। जैसे बुबुड़ की बात चल रही बेटा यहाँ पे, तो हर एक व्यक्तियों में इस बुबुड़ का जो रंग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कहीं गहरा होता है, कहीं खारा होता है, कहीं नीला होता है, कहीं ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक कलर का भी होता है। तो इस तरह से परितारिकाओं का रंग अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। तो परितारिका के मध्य भाग में एक बदल सकने वाला व्यास वाला सूक्ष्म छिद्र होता है, उसे नेत्र की पुतली कहते हैं। मतलब यदि आपको पूछा गया कि परितारिका के मध्य भाग में कुछ बदल सकने वाला सूक्ष्म छिद्र के व्यास वाला एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग उसे कह सकते हैं कि हाँ, उसे नेत्र की पुतली कहेंगे। और यदि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित
करती हैं तो उसे उसका ये कार्य होगा पुतली का नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना, यानी कि उस छिद्र को बड़ा या छोटा करना, है ना। अब ये सूक्ष्म छिद्रों को ये पुतली बड़ा और छोटा कब करती है? तो यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तो पुतली की स्नायु संकुचित होते हैं तथा मंद प्रकाश में पुतली के स्नायु में प्रसरण होता है। मतलब यदि प्रकाश मंद है या कम है तो हमारे पुतली के स्नायु जो है ना वो प्रसरण यानी कि बड़े होने चालू होते हैं बेटा। और यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो यानी कि सूर्य प्रकाश में तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पुतली के स्नायु जो होते हैं ना वो संकुचित यानी कम हो जाते हैं। तो पुतली के पृष्ठभाग पर एक पारदर्शी उभार होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। पुतली के पृष्ठभाग पर एक पारदर्शी क्या होता है बेटा? उभार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेत्र गोलक, जो कि आपके आकृति में आप आसानी से देख सकते हैं। आपके सामने किताब रखिए और किताब से जो जो चीज़ें मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ वो सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में लानी है कि नेत्र गोलक क्या है और पुतली के सामने वाला पारदर्शी उभार कौन सा है जिसे हम लोग नेत्र गोलक करें। तो नेत्र के पुतली के बिल्कुल पीछे पारदर्शक द्विउत्तलीय केलासीय भाग होता है, वह लेंस है। मतलब देखिए, नेत्र के पुतली के सामने पारदर्शी उभार होता है उसे नेत्र गोलक कहेंगे, और वही पुतली के बिल्कुल पीछे पारदर्शक द्विउत्तलीय केलासीय भाग होता है उसे हम लोग लेंस कहेंगे। तो केलासीय लेंस आवश्यक नाभ्यंतर की दूरियों में सूक्ष्म समायोजन करता है। केलासीय लेंस क्या करता है कि नाभ्यंतर की दूरियों में समायोजन करता रहता है, सूक्ष्म समायोजन करता रहता है, मतलब आगे पीछे कम ज्यादा ये होता रहता है, जिसके कारण नेत्र पटल पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तभी आपको पूछा गया कि नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप लोग आसानी से उसको बोल सकते हैं कि हाँ, नेत्र पटल पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। पेज नंबर है 87। ठीक है बेटा। अब पेज नंबर 87 में आप लोग को यहाँ पे दूर की वस्तु देखने पर नेत्र का लेंस चपटा होता है और नेत्र का नाभ्यंतर बढ़ता है, यह चीज़ बताई गई है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप लोग बहुत दूर की वस्तु देख रहे हैं तो हमारे शरीर में, हमारे नेत्र में कुछ ऐसा बदलाव होता है कि जो हमारे नेत्र का लेंस जो होता है उसको चपटा कर देता है और लेंस का नाभ्यंतर बढ़ा देता है। समझ में आ रहा बेटा? ये जो है ना, ये जो नेत्र पटल का जो है ये नाभ्यंतर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये नाभ्यंतर बढ़ जाने की वजह से इसके नेत्र का लेंस जो होता है वो चपटा हो जाएगा। ये नेत्र का लेंस आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग को चपटा होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। कब? जब हम लोग दूर की वस्तु देख रहे हैं। और उसके उल्टा होता है निकट की वस्तु जब हम लोग देखते हैं। तो निकट की वस्तु देखने पर नेत्र का लेंस उभरा होता है। निकट की वस्तु के लिए ये लेंस क्या हो जाएगा? ये ऐसा चौड़ा हो जाएगा, उभरा हो जाएगा, और लेंस का नाभ्यंतर कम हो जाएगा। तो ये चौड़ा हो जाने के बाद यहाँ से नाभ्यंतर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और वही दूर की वस्तु हम लोग देख रहे थे तो ये पतला हो गया था और नाभ्यंतर क्या हो गया था? बढ़ गया था, ठीक है। तो दूर की वस्तु के लिए लेंस चपटा होता है, नाभ्यंतर बढ़ता है, और निकट की वस्तु देखने के लिए नेत्र का लेंस उभरा होता है और नाभ्यंतर कम होता है। तो इसी कारण दोनों समय नेत्र के अंदर के पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो इसी कारण नेत्र में हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट बनता है, इसी वजह से, मतलब ये बदलाव होने की वजह से। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता परीक्षा में। आप लोग को ये परिभाषा, समायोजन शक्ति की परिभाषा हमेशा याद आनी चाहिए। समायोजन शक्ति यानी किसे कहते हैं कि जब नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। मतलब लेंस की क्षमता, लेंस चौड़ा करना या उभरा करना, जब ये लेंस खुद को चौड़ा या पतला कर देता है तो उस द्वारा नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति हम लोग कहते हैं। तो लचीले लेंस को कम अधिक उभरा कर उसकी वक्रता बदल कर समायोजन किया जाता है, परंतु नेत्र के लेंस का नाभ्यंतर विशिष्ट दूरी की सीमा से कम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि लचीले या लेंस को कम अधिक उभरा कर सकते हैं, उसकी वक्रता बदल कर समायोजन भी किया जा सकता है,
ठीक है। परंतु नेत्र के लेंस का नाभ्यंतर विशिष्ट दूरी की सीमा से कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग को पूछा गया कि नेत्र की लेंस का नाभ्यंतर आपको कम करना है, तो ये आर्टिफिशियली हम लोग अपने मन से कम नहीं कर सकते बेटा। उसी के लिए तो हम लोग को चश्मा लगता है ना। और ये लेंस कम अधिक उभरा ये अपने अपने आप होता है। जब कोई दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु हम लोग को देखनी होती है, तो इसके अंदर ऐसे कुछ बदलाव होते हैं। यदि ये कोशिका, ये स्नायु उस बदलाव के लिए हमारी आँख को परमिशन नहीं देते, तो हमारी आँखों में कुछ प्रवृत्तियाँ पैदा होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उस वजह से हम लोग को देखने में, सामने की वस्तु देखने में तकलीफ होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि नेत्र का लेंस चपटा कब होता है और जब चपटा होता है तो नाभ्यंतर बढ़ता है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि लेंस चपटा होता है और यहाँ पे नाभ्यंतर बढ़ता है, ताकि दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र पटल पर आसानी से बन सके और प्रतिबिंब हमें आंखों में दिख पाए। ठीक है। उसी तरह लेंस उभरा होता है, यानी निकट की वस्तु से आने वाला प्रकाश इस तरह से बनेगा कि ये जो नेत्र लेंस है, यहाँ पे चपटा हुआ था, ये क्या हो गया, नेत्र उभरा हो गया, ताकि इस आकृति को आखिरी तक नेत्र पटल पर ले जाए और आसानी से हमको सामने दिखाने में आपकी मदद करें। तो ये हो गया बेटा 7.12 आकृति नंबर, कि जहाँ दूर तथा निकट की वस्तु देखते समय लेंस का बदलने वाला आकार हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे हरे भाग की तरफ, जिसमें आपको बोला गया कि सामान्य नेत्र से जिस कम से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव से देखी जा सकती है, उस दूरी को सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब देखिए, मैं आप लोग को निकट बिंदु और दूर बिंदु, ये दो चीज़ें आज समझाने वाला हूँ। निकट बिंदु यानी कि जब किसी सामान्य नेत्र से कम दूरी पर रखी गई वस्तु, वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कम से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव से देखी जा सकती है, उस दूरी को सुस्पष्ट दूरी कहेंगे, उसको न्यूनतम दूरी भी कहेंगे, और वस्तु के उस स्थान को नेत्र का निकट बिंदु कहेंगे। मतलब न्यूनतम दूरी, सुस्पष्ट दूरी और निकट बिंदु किसे कहेंगे हम लोग, जब नेत्र से कम से कम दूरी पर वस्तु को बिना तान दिए, तनाव दिए स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। उसी सामान्य नेत्र में निकट बिंदु नेत्र में 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई किताब आपके सामने, आप लोग बहुत नज़दीक में लेकर पढ़ रहे हैं, यदि उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगी, वो अक्षर आपको अच्छे से नहीं दिखाई देंगे। अब उसके विपरीत हम लोग अभी दूर बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेत्र से जिस अधिक से अधिक दूरी पर वस्तु होने से उसे सुस्पष्ट देख सकते हैं, उस दूरी को सुस्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कहते हैं। मतलब देखिए बेटा कि जब जब किसी वस्तु को, दूर रखे हुए वस्तु को हम लोग को सुस्पष्ट देखना हो, तो उसकी सुस्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी उसे हम लोग कहेंगे। और ये अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आपको नहीं बताया गया। वो अनंत हो सकती है, आपकी आंखों के क्षमता के आधार पर वो निर्धारित होती है, तथा वस्तु के उस स्थान को नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत दूरी पर होता है, और ये जो दूरबिंदु है वो अनंत दूरी पर होता है। वहीं निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो सकता है, ये आप लोग को यहाँ पे बोला गया है। अब आखिरी में आपको यहाँ पे बताया गया कि क्या आप जानते हैं नेत्र गोलक का व्यास, मतलब जब हमारी आँख बाहर निकाल कर अगर रख दी जाए, है ना, तो उसका व्यास जो होता है नेत्र गोलक, ये जो नेत्र गोलक हमने देखा हुआ था ना, ये नेत्र गोलक, इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर होता है, ये 2.4 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो आपको सबको ही पता है कि मानव नेत्र में लेंस का कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लेंस डैमेज हो गई मानव नेत्र की, तो हमें ठीक से कोई भी वस्तु परावर्तित न होने की वजह से कुछ भी नहीं नजर आएगा। नेत्र के नाभ्यंतर को परिवर्तित कर भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को नेत्र समायोजित करता है। मतलब ये जो नेत्र होता है ना बेटा, हमारे नाभ्यंतर को भिन्न भिन्न दूरी पर वस्तुओं के स्थिति अनुसार समायोजित करता रहता है, और ये क्षमता हमारे नेत्र के अंदर होती है, लेंस के अंदर होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती है और उसका नाभ्यंतर 2 सेंटीमीटर होता है।
नेत्र लेंस का दूसरा नाभिकीय बिंदु नेत्र के अंदर वाले पर्दे पर होता है। नेत्र लेंस का दूसरा नाभिकीय बिंदु अगर आपको पूछा गया तो वो बिंदु नेत्र के अंदर वाले पर्दे पर होता है। ये देखिए बिंदु नेत्र के अंदर वाले पर्दे पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। और वही नाभिकीय बिंदु हमें ठीक से आकृति का प्रतिबिंब हमें आखिरी तक बनाता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। वो है हमारा पेज नंबर 88, जिसमें आपको कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं बेटा। इन सवालों को ही देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ दृष्टि दोष और उनको दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। ये दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये तीनों दृष्टि दोष हम लोग अगले भाग में जरूर देखेंगे। तब तक ये प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, किताब को अपनी आंखों से दूर रखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये भी आप लोग कृति खुद करके देख सकते हैं। दूसरा है, किताब को अपनी आंखों के अत्यंत निकट रखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये भी आप लोग कर सकते हैं। परंतु जब ये दूर रखने की क्रिया और निकट रखने की क्रिया में जब आप लोग थोड़ा सा पुस्तक को, किताब को दूर कर लेते हैं तो वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो तीसरा प्रश्न यही कि किताब को अपनी आंखों से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। कौन से समय में किताब के अक्षर सुस्पष्ट दिखाई देंगे और क्यों? ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें सुस्पष्ट दिखाई देंगे क्योंकि हमारे आँखों के नेत्र में नेत्र के अंदर जो नेत्र पटल होता है उसका नाभ्यंतर कम ज़्यादा हो जाने की वजह से 25 सेंटीमीटर अंतर पर हमें वो वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देना चालू हो जाती है। यह हमारी आँखों द्वारा अंकित किया गया एक अंतर है जो कि हमारी आँखों से हम लोग निकट बिंदु द्वारा इस प्रकार को जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर दृष्टि दोष और उनको दूर करने के उपाय देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ ठीक से धोइए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।